ठीक है जी, गुड मॉर्निंग। शुरू कर रहे हैं हम। यूनिट 2 का एक छोटा सा पोर्शन है, बस आज इसी को करेंगे। और वो क्या है? वो है कैविएट, CAVEAT, एम्प्टर, EMPTOR। सबसे पहली बात है, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है लेट द बायर, लेट द बायर बी वेयर। यानी बायर अपने आप, क्रेता अपने आप सावधान रहे, परचेजर अपने आप सावधान रहे। इसका मतलब यह है कि जब हम डिस्प्ले में सामान रखे हुआ है, अगर डिस्प्ले में कोई गुड्स रखे हुए हैं और आप उसमें से अपनी सिलेक्शन करते हैं, ऑन सिलेक्शन करते हैं, तो उस केस में सेलर इज नॉट लायबल। सेलर इज नॉट लायबल। बात समझ में आ रही है? सेलर लायबल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये ड्यूटी, ये रूल क्या कहता है कि ये ड्यूटी ऑफ बायर है। ड्यूटी ऑफ बायर क्या है बताओ? ड्यूटी ऑफ बायर ये है कि ही शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ, अपने को संतुष्ट कर ले। किस चीज के लिए संतुष्ट कर ले? कि ये जो गुड्स हैं वो सर्व करेंगे उसके पर्पस को। ये जो गुड्स वो परचेज कर रहा है ये गुड क्वालिटी के हैं, ये सब वो उसे अपने आप संतुष्ट करना चाहिए। इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर। समझ में आई बात? ये कोई दिक्कत है? अच्छा, अब सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि क्या ये हर जगह एप्लीकेबल होगा? तो याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर हर जगह अप्लाई नहीं होता। 8 जगह नहीं अप्लाई होगा, एक्सेप्शंस हैं इसकी। ठीक है, इसके एक्सेप्शंस है, 8 पॉइंट्स पर अप्लाई नहीं होगा। पहले मैं जितना पढ़ा है ना, एक बार वो दिखा देता हूं। देखो क्या है ये जो डॉक्ट्रिन है, ये क्या कहता है? ये कहता है लेट द बायर्स बी वेयर। ठीक है, इसका मतलब है कि सेलर अगर डिस्प्ले कर रहा है ओपन मार्केट में, बायर सेलेक्ट कर रहा है अपनी चॉइस से, बाद में डिफेक्ट हो गया तो सेलर लायबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स, कि वो उसके पर्पस को सर्व करेंगे। यहां तक समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों। अच्छा सुनो, अब सेक्शन 16 क्या कहता है डॉक्ट्रिन के बारे में, उसको भी समझ लो। ये क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, subject to the provisions of the act, there is no implied authority, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose। याद है मैंने अभी आपको जब कंडीशंस बताई थी, इम्प्लाइड कंडीशंस, तो उसमें ये जो आई थी तो मैंने कहा था कि इसमें लायबल नहीं है, बोला था ना मैंने। तो क्या आप याद है आपको मैं कब कहा था कि ये कंडीशन, इम्प्लाइड कंडीशन कब बन जाएगी? 3 केसेस बताए थे। कौन बताएगा कि क्या कौन से केसेस थे? अरे बताओ ना, अभी तो बताया था यार। सेलर को जब अपना पर्पस बता दें, सेलर को पर्पस बता दिया, सेलर की स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया, और तीसरा सेलर उन्हीं गुड प्रेस्क्रिप्शन वाले गुड्स में डील करता है। तो इन तीनों केसेस में, इन तीनों केसेस में हम ये नहीं कहते कि बायर लायबल होगा। बायर बायर जो है लायबल होगा, बायर रिकवर कर लेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, तभी तो उन्होंने लिखा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब देखो एक्सेप्शन कौन कौन सी है, एक्सेप्शन कौन कौन सी है। पहला है फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। पहला है फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज। मतलब क्या है? अगर मैं आपसे कहता हूं कि हमने अपना पर्पस बता दिया था, अभी जो बातें की वही कर रहा हूं। दूसरा, हमने उसकी स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया। ठीक है। और तीसरा, वो उन्हीं गुड्स में डील करता है। तो ऐसे केसेस में, ऐसे केसेस में आप उस पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो। करेंगे। तो इसका मतलब अगर कोई गड़बड़ हो गई तो वो भरोसा जो है गड़बड़ हो गया ना। हाँ जी सर। तो इसका मतलब जो बायर था वो सावधान तो पहले ही था। बायर जो था वो सावधान तो पहले ही था, लेकिन फिर भी काम गलत हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इस केस में सेलर लायबल होगा। क्या कहा मैंने? सेलर लायबल होगा। और अगर सेलर लायबल होगा तो क्या है? फिर ये डॉक्ट्रिन थोड़ा ना लगा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या कहता था? डॉक्ट्रिन ऑफ कैविएट एम्प्टर क्या कहता था? ये तो ये कहता था ना कि बायर जो है वो खुद है, बायर कैन नॉट होल्ड द सेलर रेस्पॉन्सिबल। लेकिन इस केस में तो सेलर लायबल हो गया, तो उसकी एक्सेप्शन हो गया ना बच्चों। बात समझ में आ रही है? yes, अच्छा, दूसरा सेकंड केस क्या है? सेकंड केस में ये कहते हैं
कि अगर आपने गुड्स परचेज किए अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, तो अगर ब्रांड नेम में किया, अगर हमने ब्रांड नेम में किया तो क्या वो हमारे पर्पस को सर्व करेगा? बोलो, अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं पेटेंट नेम में, ब्रांड नेम में, तो क्या उसमें कोई इंप्लाइड कंडीशन मिलेगी? हाँ। नहीं मिलेगी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या है भाई? अगर इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिली, मैं कहता हूं अच्छा अगर इंप्लाइड कंडीशन मिली, अगर इंप्लाइड कंडीशन मिलती है तो उसमें किसकी जिम्मेवारी बन जाती है? सेलर की। सेलर की बन जाती है ना। और अगर इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिली, अगर इंप्लाइड कंडीशन नहीं मिली तो किसकी जिम्मेवारी है? बायर की है। और ये तो हम जो पढ़ रहे हैं, ये डॉक्ट्रिन ऑफ कैवे टेम्पटर क्या कहता है? यही तो कहता है कि बायर लायबल है, बायर रेस्पॉन्सिबल है। समझ में आ रही है बात? बोलो, पहला क्या हुआ? पहला क्या बताया? पहला क्या बताया? फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। दूसरा क्या बताया? गुड्स परचेज्ड अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपने ब्रांड में खरीदा है, जैसे जैसे निखिल गया मार्केट में, ठीक है, और उसने शॉपकीपर से कहा भैया मुझे ना अच्छे वाला हेडफोन दे दे, बहुत सारी क्लासेस होती हैं। उसने कहा भाई साहब अच्छे वाले का मतलब? इसने कहा तुम ना एक काम करो, मुझे हेडफोन दे दो, किसका? आजकल तो बहुत सारे आते हैं। इसने कहा मुझे लॉजिटेक का एक दे दो, ठीक है, लॉजिटेक का ले लिया। दुकानदार ने कहा भाई साहब लॉजिटेक का ले रहे, लॉजिटेक से तो अच्छे बहुत सारे अवेलेबल हैं। इसने कहा नहीं नहीं, मेरे भाई के पास लॉजिटेक है ना, विनय के पास, तो मैं तो लॉजिटेक से ही करूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिटेक लेके गया। अब मुझे बताओ कि क्या सेलर लायबल है इसके लिए? नहीं है सर। क्या आपने सेलर की स्किल और जजमेंट पे भरोसा किया था निखिल? नहीं किया। नहीं किया। तो जब सेलर पे भरोसा ही नहीं किया तुमने, तुम तो अपने हिसाब से लेकर आए हो, तो सेलर लायबल क्यों होगा? बोलो ना। अगर सेलर लायबल नहीं है तो कौन लायबल हुआ? बायर। तो बायर लायबल हुआ, बात खत्म। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम कंडीशन पढ़ते हैं तो पहला कंडीशन ऑफ इंप्लाइड कंडीशन टाइटल का होता है, दूसरा डिस्क्रिप्शन का है, बोलो, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। तीसरा सेल बाय सैंपल है। चौथा सेल बाय डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल बोथ है। पांचवा तो है ही हमारा जो रूल है, कौन सा? क्वालिटी और फिटनेस वाला। ये नहीं होता कायदे में। छठे में क्या पढ़ता? छठे में पढ़ा था मर्केंटेबिलिटी होना चाहिए, मर्चेंटेबिलिटी होनी चाहिए। सातवें में क्या पढ़ा था? होलसमनेस। ये खाने पीने की वस्तुओं का है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं हमने डिस्क्रिप्शन से खरीदा है सामान को, हमने, सेलर ने डिस्क्राइब किया, हमने खरीद लिया, तो क्या उस केस में बायर लायबल होगा, सेलर लायबल होगा? सेलर। अरे भाई जब मैंने अभी कह ही दिया कि इंप्लाइड कंडीशन है तो सैलरी तो लायबल है। अगर हमारी इंप्लाइड कंडीशन है डिस्क्रिप्शन में सामान लिया तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होना चाहिए, तो सैलरी तो लायबल है। बोलो, अगर हम कहते हैं सैंपल है, बताओ सैंपल में तीन चीजें कौन सी बताई थी? जैसा सैंपल वैसा प्रोडक्ट, जैसा सैंपल वैसा प्रोडक्ट। दूसरा अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी बाहर देखने के लिए, हिडन ना हो, कोई छुपा हुआ ना हो। ठीक है, अच्छा उसके बाद इन दोनों का मिक्स है, ये भी सही है। तो मुझे एक बात बताओ, दूसरे तीसरे चौथे केस में कौन लायबल है? दूसरे में तो सर सेलर लायबल है। अच्छा नॉर्मली पांचवे केस में कौन लायबल होता है? नॉर्मली सेलर, बायर बायर होता है भाई साहब। सेलर होता है तो तीन चीजें होती हैं। प्रियांशी बताएगी कौन सी तीन चीजें होती हैं, जल्दी बोल। क्वालिटी और फिटनेस में कौन सी तीन चीजें होती हैं? जब आपने सेलर को पर्पस बता दिया, जब आपने सेलर की स्किल और जजमेंट पर यकीन किया, भरोसा किया, और तीसरा जब सेलर उन्हीं गुड्स में डील करता है। लेकिन अगर ये नहीं है, नॉर्मली तो बायर लेवल है। बोलो, है या नहीं है? अच्छा मर्चेंटेबिलिटी में कौन लायबल होता है? अरे सैलरी तो लायबल होता है, इसमें भी सैलरी तो लायबल है, और होलसमनेस में भी सेलर लायबल है। तो इसका मतलब एक ये वाला छोड़ दो, बाकी सब में तो सेलर लायबल है, हाँ या ना? यस। ये जो मर्चेंट वाला है सर, इसमें मर्चेंट लायबल होगा या सेलर? कौन सा? दोबारा बोलो। ये फोर्थ वाला जो पॉइंट है, गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी वाला। पहले बताओ मर्चेंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से सर वो होता है, एजेंट होता है।
ऐसा मैंने तो नहीं बताया, मैंने बताया मर्चेंटेबिलिटी का मतलब बताया बिकाऊ होना चाहिए, सामान बेचने लायक होना चाहिए, ठीक है सर। बेचने लायक हो जाए। मुझे एक बात बताओ ना निखिल, तुम दूध लेने गए, ठीक है, यस सर। और दूध वाले ने आपको एक दूध की थैली दी, लेकिन वो दूध की थैली पिछले महीने की है, तो यस तुम्हें सर। क्या लगता है दूध ठीक रहा होगा, खराब हो गया होगा? खराब हो गया होगा। तो भैया अगर दूध खराब हो गया होगा तो वो बिकाऊ चीज नहीं है, तो सेलर क्यों दे रहा है? यस सर। तो उसकी गलती है या नहीं है? गलती है सर। इसका मतलब उसकी गलती है। अगर आप दूध दे रहे हो खराब क्वालिटी का है तो भैया वो बिकाऊ भी नहीं है। अच्छा, Yes, लेकिन sir. इसमें 6 की बजाय 7 लग जाएगा, क्यों लग जाएगा? क्योंकि खाने पीने की चीज है। 6 की बजाय 7 लग जाएगा क्योंकि खाने पीने की चीज है ना ये, सही है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या 2 3 4 6 और 7 में, क्या 2 3 4 6 7 में हमारा बायर लायबल है? नहीं सर। नहीं है ना लायबल, तो कौन लायबल है? सेलर। तो भैया अगर सेलर लायबल है तो इसका मतलब इन 2 3 4 6 7 पर डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर नहीं लगा, हाँ या ना? बोलो ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर की जो है वो एक्सेप्शन कौन सी है, आप कहेंगे जी सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन बोथ। बोलो, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, यही तो बोलोगे, नहीं बोलोगे? यस सर। तो यही तो लिखे हुए हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो ना, यहाँ देखो ध्यान से क्या क्या लिखे हुए हैं। अब देखो कुछ कुछ कितने याद हो गए हमें। पहला हमें याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, ठीक है। इसका मतलब सेलर को अगर पर्पस बता दिया, सेलर की स्किल जजमेंट पे यकीन किया, तो सेलर डील करता है तो उस केस में फिटनेस के लिए भी लायबल हो जाएगा। दूसरा, अगर हम कहते हैं कि हमने गुड्स परचेज किए, किसमें परचेज किए? पेटेंट और ब्रांड नेम के लिए, बोलो, तो क्या कोई इसकी इंप्लाइड कंडीशन होती है? नहीं होती। वैसे कायदे में ना इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, एज ए रूल कायदे में नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगला पढ़ो, गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, ये तो पता ही है, मर्चेंटेबल होने चाहिए, भी पता है, सैंपल भी पता है आपको, सैंपल एज वेल डिस्क्रिप्शन भी पता है, इसमें करना क्या है? बोलो। अब आते हैं ट्रेड यूसेज, 2 रह गए, एक 8 थे, एक कहां गया? अच्छा, एक अगले पेज पर है। ट्रेड यूसेज, ट्रेड यूसेज का मतलब है, ट्रेड यूसेज का मतलब है कि अगर यूसेज हमारी एक है, मतलब एक रिवाज है, अगर एक रीति रिवाज चल रहा है क्वालिटी के बारे में, फिटनेस के बारे में, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से चलते रहेंगे, फिर बायर लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, जैसे हमने एक दुकान से घी लेते हैं, वो बड़ा फेमस है कि ये प्योर देसी घी देता है, हम सदा से उसके यहाँ से लेते आ रहे हैं। एक बार हमने घी खरीदा, बिल्कुल बेकार निकला, गलत निकला, अब उसने कहा जी बायर लायबल है, आप कहोगे भैया हम तो इतने सदा से तेरे से ले रहे हैं, तब तक तो खराब निकला नहीं, तो आज हम ये कैसे मान के चलते कि तू जो सामान बेच रहा खराब है? समझ गए ना? और लास्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसीलमेंट। कंसील मतलब क्या होता है? छुपाना। अगर सेलर जो है वो एक्टिवली किसी डिफेक्ट को छुपाता है या वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, तो आपका ये कैवेट एम्पटर उसे बचाएगा नहीं, फंस जाएगा वो, ठीक है। अब मुझे बताओ, कैवेट एम्पटर की एक्सेप्शन कितनी हो गई? बताओ जी, कैवेट एम्पटर की एक्सेप्शन कितनी हो गई भैया? 8. 8 हो गए। 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला तो क्वालिटी वाला है, 3 बातें बताई है, अगर हमने पर्पस बता दिया था, उसकी स्किल और जजमेंट. जजमेंट पर यकीन करें, और तीसरा वो उन्हीं में डील करता है, तो वो बच नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था बताओ? ब्रांड नेम। सैंपल बाय सैंपल. ब्रांड नेम में खरीदा है, ठीक है, हालांकि मैं इसको यहाँ लिखना पसंद नहीं करता, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा क्या था? सेल बाय 3 सैंपल. 4 5 6, ये वही वाले तो थे, डिस्क्रिप्शन से सेल किया है, बोलो, सैंपल से सेल Sample. किया है, सैंपल और Merchantability. डिस्क्रिप्शन दोनों से किया है, और फिर हमने पढ़ा था मर्चेंटेबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद 2 और पढ़े थे, Trade of usage. जो कहता है, और तीसरा लास्ट क्या है? कंसीलमेंट, Effect अगर or वो greatness छुपा के of. करता है। तो इन सब केसेस में हमें डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्पटर नहीं लगता, ठीक है। मैं सब बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूं, बच्चों बोलूं, यस सर। मेरी इच्छा यह है कि आज आप दोनों यूनिट खत्म कर लो, अभी क्लास खत्म होने के बाद दोनों यूनिट का अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं शाम को आपका इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी का टेस्ट लूंगा,
ठीक है, सही है। यस इस सर। क्लास यस को सर सही है। इस क्लास को यहीं खत्म कर दें अब। यस सर। ओके सर। ठीक है, ओके, बाय बाय।